कल्पना कीजिए, आज से करीब 300 साल पहले का वह समय जब किसी बड़े कारखाने में मशीनों की कतार नहीं थी, रेलवे की पटरियों पर तेज रफ्तार इंजन नहीं दौड़ते थे और बिजली का नाम भी आम आदमी की जिंदगी से बहुत दूर था। एक गांव से दूसरे गांव तक जाना हो तो पैदल चलना पड़ता था, बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता था या फिर नदी और समुद्र के रास्ते नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। किसी भारी सामान को उठाना हो तो इंसान की ताकत या पशुओं की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन इंसान की आंखों के सामने एक ऐसी शक्ति हमेशा मौजूद थी जिसे वह रोज देखता था और फिर भी उसकी असली ताकत को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वह शक्ति थी गर्म पानी से उठती हुई भाप। जब कोई बर्तन आग पर रखा जाता था और पानी उबलने लगता था तो ऊपर उठती भाप ढक्कन को हिलाने लगती थी। यह दृश्य साधारण था, लेकिन इसी साधारण दृश्य के पीछे छिपी ताकत ने आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदल दिया। वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि भाप सिर्फ गर्म पानी की धुंध नहीं है, भाप दबाव पैदा कर सकती है और अगर उस दबाव को किसी बंद स्थान में नियंत्रित किया जाए तो उससे किसी वस्तु को धक्का दिया जा सकता है। यहीं से भाप की शक्ति को मशीन में बदलने का विचार जन्म लेने लगा। भाप इंजन की कहानी वास्तव में जेम्स वॉट से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 17वीं शताब्दी के अंत में खदानों की समस्या ने इस खोज को और जरूरी बना दिया था। इंग्लैंड की कई कोयला खदानों में जमीन के नीचे पानी भर जाता था। जैसे जैसे खदानें गहरी होती गईं, पानी निकालना मुश्किल होता गया। मजदूर पानी निकालते थे, पशुओं से पानी खिंचवाया जाता था और दूसरी यांत्रिक व्यवस्थाओं का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन एक समय के बाद यह सब पर्याप्त नहीं था। इंसान को ऐसी मशीन चाहिए थी जो लगातार काम कर सके और बहुत गहराई से पानी बाहर निकाल सके। 1698 में थॉमस सेवरी ने भाप की सहायता से पानी उठाने वाली मशीन का पेटेंट कराया। उन्होंने अपनी मशीन को माइनर्स फ्रेंड यानी खनिक का मित्र कहा, लेकिन यह मशीन बहुत सीमित क्षमता वाली थी और ऊंचाई तक पानी उठाने में कई व्यावहारिक परेशानियां थी। इसके बाद थॉमस न्यूकमैन सामने आए। साल 1712 में न्यूकॉमन ने डडली कैसल के पास मिडलैंड्स क्षेत्र में एक व्यावहारिक भाप इंजन स्थापित किया। यह वही समय था जब भाप पहली बार एक उपयोगी औद्योगिक शक्ति के रूप में सामने आने लगी। अब जरा आंखों के सामने उस शुरुआती मशीन की तस्वीर बनाइए। ये आज के इंजन जैसी छोटी, चमकदार और बंद मशीन नहीं थी। ये एक विशाल ढांचा था। इसके बीच में एक बड़ा लोहे का सिलेंडर था। सिलेंडर के भीतर एक पिस्टन ऊपर नीचे चलता था। उस पिस्टन से एक लंबा भारी बीम जुड़ा होता था। बीम का दूसरा सिरा खदान से पानी खींचने वाली पंप व्यवस्था से जुड़ा रहता था। एक तरफ आग की भट्ठी थी। उस भट्ठी से गर्मी पैदा होती थी, पानी गर्म होता था और भाप बनती थी। भाप सिलेंडर में जाती थी, फिर ठंडा पानी डालकर भाप को संघनित किया जाता था। भाप के ठंडा होकर पानी बनने से सिलेंडर के भीतर दबाव कम हो जाता था। बाहर का वायुमंडलीय दबाव पिस्टन को नीचे धकेलता था। पिस्टन की यह गति बीम को हिलाती थी और बीम की गति पंप को चलाकर खदान का पानी बाहर निकालती थी। आज के आदमी के लिए यह प्रक्रिया शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन 1712 के आसपास यह एक जबरदस्त तकनीकी छलांग थी। पहली बार हवा, पानी और इंसानी मांसपेशियों के अलावा आग से पैदा हुई गर्मी को नियंत्रित करके लगातार यांत्रिक काम लिया जा रहा था। लेकिन इस मशीन में एक बड़ी कमजोरी थी। ये बहुत ज्यादा कोयला खाती थी। हर चक्र में सिलेंडर को पहले भाप से गर्म किया जाता था और फिर ठंडा किया जाता था, यानी मशीन के अंदर की गर्मी बार बार बेकार जा रही थी। और इसी समस्या ने कई साल बाद एक स्कॉटिश यंत्रकार को परेशान किया। उसका नाम था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट का जन्म जनवरी 30, 1736 को स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक में हुआ था। वह वैज्ञानिक उपकरण और मापने वाले यंत्र बनाने का प्रशिक्षण ले चुके थे। 1763 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में उनके सामने न्यूकमैन इंजन का एक छोटा मॉडल आया।
मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वॉट ने उसे देखा और सिर्फ खराब हिस्से को ठीक करने के बजाय ये सोचने लगे कि आखिर ये मशीन इतनी भाप क्यों खर्च करती है। उन्होंने देखा कि सिलेंडर को बार बार गर्म और ठंडा करना पड़ रहा था। यहीं से असली सवाल पैदा हुआ। अगर सिलेंडर को गर्म रखा जाए और भाप को ठंडा करने का काम अलग जगह किया जाए तो क्या होगा। लगभग 1765 में वाट ने अलग संगणक की अवधारणा विकसित की। यह छोटा सा बदलाव देखने में बहुत साधारण था, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी वैज्ञानिक समझ थी। उन्होंने ऐसा अलग पात्र बनाया जिसमें भाप जाकर ठंडी हो सकती थी। इससे मुख्य सिलेंडर गर्म बना रहता था। अब हर चक्र में सिलेंडर को फिर से गर्म करने के लिए उतना कोयला नहीं जलाना पड़ता था। 5 जनवरी 1769 को जेम्स वॉट को इस अलग संगणक के लिए पेटेंट मिला। इस सुधार ने इंजन की ईंधन खपत को बहुत कम कर दिया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वाट के संगणक वाले इंजन लगभग 2/3 कम कोयला जला सकते थे। यहां से कहानी केवल खदानों की नहीं रही। अब सवाल था कि क्या इस शक्ति का इस्तेमाल कारखानों में किया जा सकता है। जेम्स वाट के सामने एक और बड़ी समस्या थी। एक ऐसा इंजन बनाना जो सिर्फ पंप को ऊपर नीचे न करे, बल्कि घूमने वाली मशीन को भी चला सके। यही बदलाव आगे चलकर कारखानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना। वाट ने मैथ्यू बोल्टन के साथ काम शुरू किया। बोल्टन बर्मिंघम में सोहो मैन्युफैक्चरी चलाते थे। उनका कारखाना पानी की शक्ति पर निर्भर था, लेकिन पानी की उपलब्धता और नदी की क्षमता कारखाने के विस्तार में बाधा बन रही थी। भाप इंजन ने उन्हें एक नया रास्ता दिया। 1777 में बोल्टन के कारखाने में एक बड़ा भाप इंजन लगाया गया। बाद में यह मशीन ऑल बेस के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मशीन दशकों तक काम करती रही। अब दुनिया बदलने लगी थी। जहां पहले कारखाना नदी के किनारे बनाना जरूरी था, वहां अब कोयला उपलब्ध हो तो भाप से शक्ति पैदा की जा सकती थी। जहां पानी की धारा कमजोर थी, वहां भी मशीनें चलाई जा सकती थी। यही कारण था कि भाप इंजन औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में शामिल हो गया। 1760 से 1830 के बीच ब्रिटेन में उद्योगों का रूप तेजी से बदल रहा था। कपड़ा मिलों में मशीनें बढ़ी, लोहे का उत्पादन बढ़ा, कोयले की मांग बढ़ी, खनन बढ़ा और फिर भाप इंजन ने परिवहन की दुनिया में कदम रखा। पहले भाप इंजन स्थिर मशीनों के रूप में कारखानों और खदानों में इस्तेमाल हुए। फिर इंजीनियरों ने सोचा कि अगर यही शक्ति पहियों को घुमा दे तो क्या होगा। यहीं से भाप रेल इंजन का युग शुरू हुआ। लेकिन भारत के लिए इस कहानी का अगला अध्याय बहुत अलग था। जब भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान रेलवे आई, तब भारतीय समाज की यात्रा व्यवस्था मुख्य रूप से पैदल रास्तों, बैलगाड़ियों, घोड़ों, पालकियों, नावों और स्थानीय जल मार्गों पर निर्भर थी। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए दूर के शहर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंचाने में समय लगता था। व्यापारी मौसम, सड़क और पशुओं की क्षमता पर निर्भर रहते थे। कई क्षेत्रों में नदी और समुद्र व्यापार के महत्वपूर्ण रास्ते थे। लेकिन रेल आने के बाद दूरी का अर्थ धीरे धीरे बदलने लगा। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी अप्रैल 16, 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली। इस यात्रा की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्री सवार थे। भारतीय रेल के आधिकारिक अभिलेख इस यात्रा को भारत की पहली यात्री रेल सेवा के रूप में दर्ज करते हैं। उस दिन पटरी पर जो मशीन दौड़ी थी वह आज की बिजली वाली रेल जैसी नहीं थी। आगे भाप इंजन लगा था। उसमें पानी रखने की व्यवस्था थी। पीछे कोयले का ईंधन था। भट्टी में कोयला जलता था। गर्मी से पानी भाप बनता था। भाप दबाव पैदा करती थी और वह दबाव पिस्टन को चलाता था। पिस्टन की आगे पीछे की गति पहियों को घुमाने वाली यांत्रिक व्यवस्था में बदल जाती थी। इंजन के ऊपर से निकलता धुआं और भाप दूर से ही दिखाई देती थी।
उस समय यह दृश्य लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। भारतीय रेल के पुराने विवरणों में उस समय की यात्रा के दौरान इंजन के धुएं और कालिक से यात्रियों के कपड़े और चेहरा तक काला होने की यादें मिलती हैं। लेकिन इस मशीन ने लोगों को सिर्फ धुआं नहीं दिया, इसने दूरी कम करने का नया तरीका दिया। मुंबई से ठाणे तक पहली यात्रा ने एक ऐसा युग शुरू किया जिसमें रेल धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगी। अगस्त 15, 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच पहली यात्री रेल सेवा शुरू हुई। जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में व्यासरपाड़ी और वालाजा रोड के बीच रेलवे लाइन खोली गई। 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद और कानपुर के बीच रेलवे संपर्क शुरू हुआ। 1880 तक भारतीय रेल व्यवस्था का मार्ग लगभग 9000 मील तक पहुंच चुका था। लेकिन भारत में भाप इंजन का इतिहास केवल अंग्रेजों द्वारा लाए गए इंजन की कहानी नहीं है। धीरे धीरे भारत में ही भाप इंजन बनाने की क्षमता भी विकसित हुई। 1895 में अजमेर की कार्यशाला में F-734 नाम का पहला भारतीय निर्मित भाप रेल इंजन तैयार किया गया। यह घटना इस बात का संकेत थी कि भारत में केवल विदेशी मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, बल्कि धीरे धीरे मशीन निर्माण की क्षमता भी विकसित हो रही थी। अब जरा उस भारत को आज के भारत से जोड़कर देखिए। एक समय गांव का किसान अपनी उपज को बाजार तक बैलगाड़ी में ले जाता था। आज वही सामान ट्रक, रेल और आधुनिक माल परिवहन व्यवस्था से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। एक समय लंबी यात्रा कई दिनों या हफ्तों का काम हो सकती थी। आज वही दूरी कुछ घंटों में पूरी हो सकती है। एक समय संदेश पहुंचने में दिन लग सकते थे, आज मोबाइल फोन पर कुछ सेकंड में संदेश पहुंच जाता है। और इस बदलाव की सीधी वजह सिर्फ भाप इंजन नहीं थी, लेकिन भाप इंजन ने उस औद्योगिक युग की नींव मजबूत की जिसने आधुनिक परिवहन और बड़े पैमाने के उत्पादन की दिशा बदल दी। अब सवाल आता है कि आज भाप इंजन कहां है? क्या वह पूरी तरह खत्म हो चुका है? जवाब है नहीं। उसका पुराना रूप लगभग इतिहास बन चुका है, लेकिन उसका मूल विज्ञान आज भी हमारे आसपास मौजूद है। आज बड़े बिजली घरों में पानी को गर्म करके भाप बनाई जा सकती है। यह भाप बहुत तेज गति से टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा करता है। यानी आज हमारे घर की बिजली तक पहुंचने वाली ऊर्जा की कई प्रणालियों के पीछे भाप का सिद्धांत अभी भी मौजूद है। भारत में ताप विद्युत उत्पादन की व्यवस्था आज भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वर्तमान समय में भी देश के ताप विद्युत संयंत्रों की अलग से स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। जून 2026 तक भारत की विद्युत क्षमता के आधिकारिक आंकड़े भी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं। लेकिन आज की मशीन और जेम्स वॉट की मशीन में जमीन आसमान का फर्क है। वॉट के समय भारी बीम, पिस्टन, सिलेंडर और अलग संघनक वाली मशीनें थीं। आज आधुनिक भाप टरबाइन में भाप बहुत तेज गति से घूमते हुए पंखों जैसे ब्लेडों पर दबाव डालती है। इससे टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होती है। यानी मशीन बदल गई है, धातु बदल गई है, मापने की तकनीक बदल गई है, नियंत्रण प्रणाली बदल गई है, लेकिन पानी से भाप और भाप से शक्ति लेने का मूल विचार आज भी जिंदा है। आज भाप केवल कोयले से ही नहीं बनाई जाती। परमाणु बिजली घरों में भी गर्मी का इस्तेमाल पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। कुछ भूतापीय बिजली घरों में धरती के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। सौर तापीय प्रणालियों में सूर्य की गर्मी से भी भाप पैदा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि भाप खुद समस्या नहीं है। असल सवाल यह है कि भाप बनाने के लिए ऊर्जा कहां से आ रही है और उस प्रक्रिया का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। यही वह जगह है जहां आज का विज्ञान 18वीं शताब्दी से आगे निकल चुका है। जेम्स वॉट के समय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता थी कि कम कोयले में ज्यादा काम कैसे लिया जाए। आज वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ी चुनौती है। ऊर्जा चाहिए,
लेकिन प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम भी करना है। इसलिए आधुनिक दुनिया भाप की शक्ति को छोड़ नहीं रही है। वह उसे ज्यादा कुशल और अलग ऊर्जा स्रोतों के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि भाप इंजन का इतिहास आज भी खत्म नहीं हुआ। आज आम यात्री रेल में पुराने भाप इंजन लगभग दिखाई नहीं देते। उनकी जगह बिजली और दूसरे आधुनिक इंजन ले चुके हैं। लेकिन भारतीय रेल के कुछ विरासत मार्गों और विशेष पर्यटन सेवाओं में पुराने भाप इंजन आज भी इतिहास की याद दिलाते हैं। कहीं कहीं वो पुराना इंजन फिर से पटरी पर आता है, उसकी सीटी सुनाई देती है, पहियों से धुआं उठता है और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। लेकिन यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह विज्ञान के विकास का जीवित प्रमाण है। वह प्रमाण कि जिस तकनीक को कभी भविष्य माना गया था वही आज इतिहास बनकर लोगों को अपने सामने दिखाई देती है। और फिर सवाल उठता है कि पहली बार इंसान ने आखिर भाप से मशीन चलाने के बारे में सोचा ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है, जरूरत। खदानों में पानी भर रहा था, इंसान के हाथ सीमित थे, पशुओं की शक्ति सीमित थी, पानी और हवा हर जगह उपलब्ध नहीं थे। इंसान को ऐसी शक्ति चाहिए थी जिसे अपनी जरूरत के अनुसार पैदा किया जा सके। भाप इंजन ने वही रास्ता दिया। लेकिन इसकी असली सफलता सिर्फ मशीन बनाने में नहीं थी, इसकी सफलता लगातार सुधार में थी। सेवरी ने शुरुआत की, न्यूकॉमेन ने उसे व्यावहारिक मशीन बनाया, जेम्स वॉट ने उसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक को दूर किया, बोल्टन ने उसे उद्योग की दुनिया तक पहुंचाया, दूसरे इंजीनियरों ने उसे तेज, मजबूत और अलग अलग कामों के योग्य बनाया, और फिर उसी तकनीक से रेल और जहाजों का युग आया। भारत ने भी इस बदलाव को अपनी जमीन पर देखा। पहले बैलगाड़ी और नाव पर निर्भर समाज ने भाप रेल को आते देखा। लोगों ने धुआं देखा, सीटी सुनी, पहियों की आवाज सुनी, और फिर धीरे धीरे रेल भारत की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज हम बिजली से चलने वाली ट्रेन में बैठकर शायद ही सोचते हैं कि कभी यही रेल भाप की आग से चलती थी। आज हम बिजली के स्विच को दबाकर मशीन चला देते हैं। शायद ही सोचते हैं कि कभी एक विशाल भट्टी में कोयला डालकर पानी उबालना पड़ता था। आज हमें एक बटन दबाने पर पंखा घूमता दिखाई देता है। लेकिन इस आधुनिक सुविधा के पीछे सदियों की खोज और प्रयोग की कहानी छिपी है। भाप इंजन ने इंसान को यह सिखाया कि आग केवल गर्मी देने के लिए नहीं है, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, और भाप केवल उबलते पानी से उठता धुआं नहीं है। इन तीनों को वैज्ञानिक समझ से जोड़ा जाए तो उनसे शक्ति पैदा की जा सकती है, और जब शक्ति मशीन से जुड़ती है तो समाज की गति बदल सकती है। यही कारण है कि भाप इंजन को केवल एक पुरानी मशीन कहना गलत होगा। यह उस दौर का प्रतीक था जब इंसान ने पहली बार बड़े पैमाने पर प्रकृति की ऊष्मा को नियंत्रित करके लगातार यांत्रिक शक्ति पैदा करना सीखा। आज उसका पुराना रूप संग्रहालयों में खड़ा है। उसकी आवाज कुछ विरासत रेलों में सुनाई देती है, और उसका मूल सिद्धांत आधुनिक बिजली घरों में अलग रूप लेकर काम कर रहा है। 300 साल पहले भाप को देखकर इंसान ने एक सवाल पूछा था, क्या इस उठती हुई भाप में कोई काम करने की ताकत छिपी है? उस सवाल का जवाब एक मशीन बनी, फिर उस मशीन का सुधार हुआ, फिर उससे कारखाने चले, फिर रेलगाड़ियां चली, फिर जहाज चले, फिर बिजली पैदा होने लगी, और आज वही विचार नई ऊर्जा तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी कहानी है। एक छोटा सा सवाल, एक प्रयोग, एक असफलता, फिर दूसरा प्रयास, फिर सुधार, और आखिर में ऐसी तकनीक जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देती है। भाप इंजन भी इसी यात्रा का नाम है। यह सिर्फ जेम्स वॉट की कहानी नहीं है, यह उन हजारों कारीगरों, इंजीनियरों, मजदूरों और वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने एक भाप को समझने और उसे उपयोगी शक्ति में बदलने के लिए पीढ़ियों तक काम किया। और आज जब आधुनिक दुनिया बिजली, तेज परिवहन और स्वचालित मशीनों के युग में खड़ी है,
तभी इतिहास हमें याद दिलाता है कि कभी एक छोटी सी भाप की फुहार ने इंसान को यह सोचने पर मजबूर किया था कि प्रकृति की ताकत को मशीन की ताकत कैसे बनाया जा सकता है। उस सवाल ने दुनिया की रफ्तार बदल दी और शायद यही बाप इंजन की सबसे बड़ी विरासत है। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.